अभी इससे पहले जो सेशन हुआ उसमें क्या वही नॉर्मल करियर काउंसलिंग की बात हुई होगी ना? हम्म। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब कुछ लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज से हैं आप लोग, क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? एक एक करके प्लीज़, कोई हाथ उठाइएगा प्लीज़, आप बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ बैठे रहिएगा, इनफॉर्मल रहिए, आराम से रहिए, पैर वैर ऊपर रखना है तो रख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ से? IIT से, ओके। कब कंप्लीट हुआ आपका? ओके, अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, इंजीनियरिंग के अलावा और कौन से कोर्सेज से हैं यहाँ पे? बताइएगा, आप बताइएगा। हम्म। ओके, और कोई? कोई और आर्ट आर्ट साइड से? मतलब आर्ट से भी हैं यहाँ पे हम लोग, साइंस से भी हैं, इंजीनियरिंग से भी हैं। कोई मेडिकल साइड से भी है क्या? नहीं। ओके। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश? हिंदी, दिया बोथ, ओके। सो और लोग एक बार पूछ लेना है, बाहर और लोग आ रहे हो तो एक बार आ जाएं जल्दी। तो अभी कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए? कल से। कितने सेशंस हो गए हैं? जो सारे सेशन में आए हो वो बताए ज़रा। हम्म। ओके। ओके, तो अब क्या लग रहा है आपको, कुछ यूज़फुल लग रहा है? अच्छा, कुछ आपकी मतलब लोग से बता रहे हैं या आपकी क्वेरीज का भी आंसर कर रहे हैं? तो मेरा नाम है अक्षय त्रिपाठी। आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एट म्यूनसिपल कमिश्नर इन कानपुर फॉर लिटिल मोर देन ए ईयर नाउ, and I'm engineer by education. I did my BTech in mechanical engineering in the year 2010. After that, some of you might have heard the exam IES, Indian Engineering Services. I was in railways. IES में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 थी मैकेनिकल से। नहीं प्लीज़, आप मैं एक्चुअली उस लिए नहीं बता रहा बिकॉज द इशू इज़ स्पेशली इन आवर कंट्री कि हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते उसके बारे में बहुत एडवाइस देते हैं, और पर उसको क्रेडिबल नहीं माना जाता है क्योंकि कहा था कि आपने क्या किया है। और स्पेसिफिकली जिसके बारे में हम किए होते हैं, भले ही हम उसके बारे में उतना अच्छा ना बता पाए, लेकिन लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रेडिबल है, इसलिए बस बता रहा था। उसके बाद देन आई ज्वाइंड IAS इन द ईयर 2014। उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 4th थी IAS में, और यूपी कैडर मुझे अलॉट हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। फर्स्ट इनिशियली आई टॉक अबाउट करियर इन जनरल, कि मेरे उसमें क्या व्यूज़ हैं। देन स्पेसिफिकली अबाउट द एग्ज़ाम्स, जो मतलब गेट हुआ या इंजीनियरिंग सर्विस हुई या IAS हुआ, उसके बारे में। एंड थर्ड देन वी विल मूव ऑन टू योर क्वेरीज। और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर बीच में भी आपको कुछ पूछना हो तो आप अपना हाथ प्लीज़ उठा सकते हैं और आराम से पूछ सकते हैं, रिलैक्स रहिएगा। किसी को बीच में बाहर जाना है, अंदर आना है, कहीं आराम से, कोई इशू नहीं। तो व्हाट माय व्यूज़ अबाउट करियर आर, यहाँ पे PUBG किस किस ने खेला हुआ है? कोई ऐसा है जो अभी भी खेल रहा है? वो तो प्लीज़ बताए कहाँ से। एनीवेज, आप उसमें जो भी जिन्होंने खेला हुआ है या जिन्होंने नहीं खेला, उनको बताया था कि जैसे कि मैप बहुत बड़ा होता है, अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आगे जाना है, सर्किल कहाँ बन रहा है, तो आप क्या करते हो, उधर पे मार्क कर देते हो, फिर वो आपको दिखाता रहता है कि मार्क किस तरफ जा रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी लाइफ का, वो लाइफ का कुछ हो, पर्सनल हो, आपको कैसे ग्रोथ चाहिए, फैमिली को लेके हो, सोसाइटी को लेके हो, या आपको स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं करियर को लेके हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पहुंचना कहाँ पे है। अब अच्छी बात यह है कि आप लोग जिस एज में हैं, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आपकी एज ये है कि आप एक्सप्लोर करें। जैसा कि कहा गया ना कि जो यूथ होता है किसी भी जनरेशन का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के लिए कि वो जितने भी हमारे मिथ्स हैं, या जितने भी हमारे लॉज कह लें, मिथ्स कह लें, जिस पे हमारी सोसाइटी, फैमिली और कंट्री या कुछ भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको दे शुड एग्जामिन अफ्रेश, क्यूरियोसिटी से सवाल करके। तो ये होना चाहिए। अगर आप उस पर बिलीव करते हैं, पूरी तरह बिलीव करते हैं, तो उस पर करिए, अदरवाइज फिर आप अपना अपना रास्ता बनाइए। तो करियर को अगर हम स्पेसिफिकली करियर की बात करें,
तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना और फिर आपको मार्क लगाना पड़ेगा। वो डिसीजन लेने के लिए मेरा यह है कि उसमें जो भी समय लगे आप समय ज़्यादा लगने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट एक बार जब वो हो जाए तब फिर उसकी तरफ चलिए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब अच्छी बात आज की एज में ये है कि आपके इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब उस आपको फिल्टर करना है देखने के लिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और किसी भी चीज़ को अगर आप चुनते हैं कि मुझे मतलब एक्स तरफ जाना है, वाई तरफ जाना है, तो उसमें भी यह है कि बहुत सारे डिसीजन पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो अलग बात है कि स्पेसिफिकली अगर हम करियर की बात करें या जॉब ओरिएंटेड करियर की बात करें, तो ये होता है कि हाँ ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी है, टेन्योर है, नेचर ऑफ वर्क है, डाइवर्सिटी कितनी है वर्क में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें से आप सारे पैरामीटर्स को पकड़ने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है वो करना, अच्छी बात है कि अगर आप सारी चीज़ अचीव कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको एक डिसीजन पैरामीटर अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एक चीज़ है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग हो सकता है, अच्छा या बुरे की बात नहीं है, बट उसको आपको टॉप पे रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें उसके आसपास अलाइन करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ के रिसर्च करनी है, पढ़ना है, मुझे मज़ा उसी में आएगा नई चीज़ें जानने में, तो आपका वो रहेगा। उसके आसपास जॉब सिक्योरिटी, आपकी सैलरी और लोकेशन, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो पैरामीटर आपका रहेगा। किसी को देश की सेवा करनी है, चाहे मान लीजिए अगर सिविल सोसाइटी का पार्ट हो के, एनजीओ का पार्ट हो के, तो वो आपका डिसीजन पैरामीटर है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। तो करियर को लेके चाहे मतलब बिकॉज हम सिविल सर्विस में हैं या मैं इंजीनियरिंग सर्विस में भी था, तो उन सब चीज़ों को लेके या आप आज के पहले क्या होता था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, बहुत जो चीज़ें अपेरेंट होती थी, स्पेशली हमारी जॉब में ये होता था कि जो चीज़ें बाहर से दिखती थी वो डिसाइडिंग फैक्टर लोगों के लिए हो जाती थी कि चूज़ करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको आईएएस की जॉब देखनी है तो अपार्ट फ्रॉम जो उनको पर्क्स मिलते हैं, उसके अलावा उनकी एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या होती है उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए मेरा यह है कि चाहे ये जॉब है कोई भी हो, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद खुद एनालाइज करें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एक बार मार्क वहाँ पे लगा लें, उसके बाद फिर अपना प्लान बना के उसकी तरफ चलें, फिर आप आगे पीछे ना हो, तो वो बेटर रहेगा किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये मेरी जनरल एडवाइस है करियर के लिए। सेकेंड थिंग है कि जैसे मैंने पहले भी इम्फेसाइज किया, आप लोग उस एज में हैं जब आपके पास स्कोप बहुत है करने का, आप XYZ कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार जब आप किसी डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे तो आगे चल के मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि चीज़ें लिमिट होती जाती हैं। आप उस सेक्टर में तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप वो छोड़ के फिर जंप नहीं कर सकते। जैसे आज की तारीख में मतलब आई हैव बीन इन सर्विस फॉर 7 years, कि मेरा बहुत टाइम से मन है कि आगे पढ़ने का, लेकिन मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ, या रिसर्च में जाने का वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई चीज़ अपने लिए चुनी थी डिसाइडिंग। जैसे बताता हूँ मेरे केस में क्या था कि मैं उसके पहले इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब कर रहा था, बट सिविल सर्विस में अगर मैं आईएएस में और होम गार्ड में नहीं आता तो हो सकता है कि मैं आगे पढ़ाई के लिए या कहीं और चला जाता। इस जॉब में एक अच्छी बात यह है कि हर रोज़ आपके पास इतने चैलेंज और इतनी डाइवर्सिटी और चीज़ें होती हैं, तो आज तक भी 7 साल में तो बोरियत नहीं हुई है। आगे देखते हैं, आगे का भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा रहना चाहिए। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर था कि जो मुझे 30 साल 35 साल अपनी वर्किंग ड्यूरेशन निकालनी है, उसमें मैं एटलीस्ट अपनी जॉब के को लेके एक्साइटेड रह सकूं, उससे प्राउड फील कर सकूं, वो सारी बातें थी। तो इस हिसाब से डिसाइड किया। तो आपसे भी जो मेरा बहुत छोटा सा एडवाइस वही है कि आप अपने लिए डिसाइड करिए कौन सा वो फैक्टर है कि अगर आपको यू हैव टू अर्न मनी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू हैव टू फॉलो योर आर्टिस्टिक पैशन तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ है, अगर आपको सोसाइटी या कंट्री की लिटरली सेवा करनी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको अपना वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें उसके आसपास स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। अब सेकेंड पार्ट में स्पेसिफिकली बिकॉज काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे सिविल सर्विस को लेके, तो उसके लिए बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो भी मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, उसी से दिया था। तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन में जो एक मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आजकल बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं जहाँ पे मिल जाते हैं। तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन जो मेरा अपना व्यू है वो ये है कि जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो उसके आप 1 साल 1.5 साल बाद एग्जाम देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, कई बार पहली बार में नहीं होता फिर दोबारा देते हो, तो वो पीरियड आपका ऑन एन एवरेज 2 साल 2.5 साल 3 साल का होता है। तो फर्स्ट मेरी जो एडवाइस रहेगी, आप सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्पस ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा है, उसका ये है कि बाकी से आप बेटर हैं कि नहीं।
आप हो सकता है एब्सोल्युटली बहुत कम नंबर स्कोर कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों से आप अच्छे स्कोर कर रहे होंगे। तो पहली बात तो यह है कि जो सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं, उसका सिलेबस 8-10 पेजेस का होता है यूपीएससी का, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है। जिससे रीज़न ये कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी सोसाइटी में, लाइफ में कुछ भी कर रहे होगे, कोई भी चीज़ आपको स्ट्राइक करेगी कि हाँ, ये इवेंट हो रहा है, ये उस सिलेबस के उस पॉइंट से रिलेटेड है। तो वो जब आप शुरुआत में 5-6 महीने तैयारी करोगे, उसके बाद ये कोरिलेशन करना आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि न्यूज़ पढ़ते हैं कि कहीं नागालैंड में कोई मिनरल रिजर्व मिला है, और फिर उसका क्लेम स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, तो आप फौरन ही उसको क्लिक कर सकते हो कि फेडरलिज्म का क्वेश्चन है कि क्या स्टेट की पावर्स हैं, क्या सेंटर की पावर्स हैं। तो जब वो कोरिलेशन आने लगेगा तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि सिलेबस के हिसाब से ही अपनी चीज़ को, पूरी चीज़ को ओरिएंट करें। दूसरा ये है कि पीरियड आपका ये 2-2.5 साल 3 साल का इतना होता है कि आपने इसमें जितना पढ़ा होता है सब आपको जब आप एग्जाम देने आते हो तब याद नहीं रहता। तो जो भी आप पढ़ें वो ये देख के पढ़ें कि हाँ, ये सिलेबस के उस पॉइंट से यूजफुल हो सकता है, और उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते रहें। कुल मिला के जब एग्जाम का आपका लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना बचता है, उसमें आप जितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं पिछले 2-2.5 साल में, उतनी ही चीज़ें पढ़ के वो करें। ये करके कि हाँ, अच्छा ये आर्टिकल लग रहा है कि आज मैं इसको पढ़ लेता हूँ, पढ़ के आप आगे बढ़ गए, आपके दिमाग में वो आ गया, लेकिन 2.5 साल बाद एग्जाम में वो ध्यान नहीं आएगा। या तो अगर उसमें कोई यूजफुल चीज़ें हैं तो उसके कुछ कीवर्ड्स या कुछ उसको शॉर्ट बना के अपने जहाँ आपके बेसिक नोट्स हैं वहाँ पे ले आएं। थर्ड ये है कि जो आपका सब्जेक्ट हो और जनरल स्टडीज़ हो, उसका सबसे पहला जो आप बेसिक नोट्स बनाएं वो अच्छे होने चाहिए। वो अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या कहीं फिजिकली क्लासेस ले रहे हो, तो उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो आप पूरी तरह रोज़ क्लास जाओ, उसको एक बार पूरा बनाओ, उसके बाद उसको इम्प्रूव करते रहो। आप किसी भी सोर्स से पढ़ो। जैसे आपने मतलब हिस्ट्री की, आपने जीएस की क्लास ली, 3-4 महीने की आपने पूरा पढ़ लिया, आपके एक बार नोट्स बन गए। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया उतना ही पढ़ो। उसके बाद आप हिस्ट्री के उसको लेके आप 1 किताब पढ़ो, 2 किताब पढ़ो, 3 किताब पढ़ो, लेकिन उससे रिलेटेड जो कुछ भी हो किताब से आप निचोड़ के अपने नोट्स में वापस उसी पॉइंट पे लाते रहो, तो आपका वो स्ट्रक्चर्ड बनता जाएगा। चौथी चीज़ ये है कि जो भी आप नोट्स बनाएं, आपके मोटे नोट्स होंगे, उसके शुरुआत के हर रजिस्टर के 8-10 पेजेस आप छोड़ दीजिए, और उसको आप जैसे अगर 10 क्लास हो गई तो रिवाइज करते करते उन पॉइंट्स के कीवर्ड्स को नोट करते जाइए, जिनको आप सिर्फ देख के आपको पूरा वो पेज या पूरे चैप्टर याद आता है, उसको बनाते हैं। वो आपके लिए आसानी होगी रिवाइज करने के लिए। हाँ, प्लीज़ आइए। तो अब जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर हो गया है वो जनरल स्टडीज़ का है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। तो जनरल स्टडीज़ तो सबके लिए सेम है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपना अपना चूज़ करते हो। किसी भी अगर आप अगर मतलब विदाउट एनी डाउट अगर हम देखें कि जो बेस्ट कोचिंग क्लासेस की होती हैं दिल्ली में हो रही है, अगर आप वहाँ जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो तो जो आपको और प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ कर रहे हो। बट वहाँ के आप जो भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग हो उसके नोट्स ज़रूर आप ले आएँ। नोट्स उनकी किताबों के नहीं, बट उनके जो क्लासरूम नोट्स होते हैं अच्छी हैंडराइटिंग के मिल जाते हैं मार्केट में, वो ले आएँ। और पर्पज़ ये नहीं है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ ख़राब पढ़ाया जा रहा है। पर्पज़ ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे ने क्या पढ़ रखा है। तो एक बार आपके पास वो रहेंगे तो आप उसको चीज़ों को अपना बेटर स्ट्रक्चर कर सकते हो। अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट की, बहुत सारे लोग जो अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़े होते हैं वो लेते हैं, और जहाँ पे वो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नया सब्जेक्ट लेते हो। अगर आप अपना सब्जेक्ट ले रहे हो तो यू आर मोर अवेयर अबाउट इट। इशू आता है कि जब आप नया सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको चूज़ करने का, तो उसको चूज़ करने की जो मेथड रखिए कि अगर आप 2-3-4 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, उससे रिलेटेड सिलेबस निकाल लीजिए, उससे रिलेटेड जो मार्केट में स्टैंडर्ड नोट्स हैं एक बार वो देख लीजिए, और पिछले 5 साल के उसके पेपर्स देख लीजिए। एक बार आप करीब 15 दिन महीने भर का टाइम उसमें दीजिए, 3-4 सब्जेक्ट्स में दीजिए, तब यू विल फिल्टर आउट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, बट आप जब उसका आंसर लिखो तब आप उसमें रिजल्ट नहीं पा रहे हो। कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आपको बहुत ही बोरिंग लगे, बट आप उसको पढ़ के जब उसका आंसर दे रहे हो तो आप उसका रिजल्ट पा रहे हो। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए 1-1.5 महीने का टाइम आप ऑप्शन सब्जेक्ट में दे दो, 2-3-4 सब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हो उसको देखते हुए। तो आई मतलब बिकॉज मेरा सेशन आज शेड्यूल्ड नहीं था, आई वॉज ए लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट फॉर कमिश्नर सर, तो आई हैडंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। तो ये मेरी शॉर्ट एडवाइस थी। नाउ टू ब्रॉडन द स्कोप विल ओपन फॉर द क्वेरीज, और उसमें जैसे जैसे जो आपकी क्वेरीज आएंगी विल गो अहेड। सो प्लीज़।
एनीवन हैज़ एनी क्वेरीज? किसी ने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन करना किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो? बताइएगा। CDS चल रहा है। SSB कभी गए हैं क्या उसके अभी तक? एनडीए की देखिए पूरे 1 हफ्ते का पीरियड आपने था या स्क्रीनिंग में वो होते? ओके ओके। ये भी बड़ा मतलब अजीब कंसेप्ट है हमारे यहाँ का, स्पेशली हमारी कंट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। वो रीज़न दो हैं उसके, कि एक तो कि फॉर एग्जांपल जैसे जो डिग्री हम करते हैं, जैसे मैंने ही बीटेक की हुई है, बट इन दी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसके स्टैंडर्ड्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसने बीटेक किया तो उसको बीटेक का काम आता है। एंड सेकंड ऑफ कोर्स कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज कम है या मतलब एज कम्पेयर टू आवर पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट करना ही पड़ता है। इसलिए द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोफेशनल सिनारियो इन आवर कंट्री वो स्ट्रक्चर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अराउंड। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का की यही है कि आप अच्छे हो या ख़राब हो, डजेंट मैटर, आप दूसरे से अच्छे होने चाहिए। तो उस हिसाब से मेरी एडवाइस रहेगी कि आप प्लीज़ परस्यू करिएगा। और जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि टू ब्रिंग दी IAS एंड IPS ऑफिसर्स हियर, जो आपसे बात करने के लिए, तो उसका जो आपको इनिशियल वो मिल रहा है, तो उसको आप जितना ज़्यादा एडवांटेज उठा सकते हो उठा के रखिएगा। प्लस जो आगे भी आप करते हो तो आई बिलीव जो है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे दे विल लीव आवर फ़ोन नंबर्स या फिर ईमेल्स, तो उससे टच में रहेगा। कोई इशू होगा तो प्लीज़ बता दें। हाँ नहीं बता, उसमें देखिए एक तो ये है कि एग्ज़ाम्स का जो पूरा पैटर्न है इट्स नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन इंटरव्यू। आपका फाइनल रिजल्ट आपका, जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ कि आपका प्री है, मेंस है, मेंस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट है, फिर इंटरव्यू आता है। सेकेंड थिंग इसकी जो इंजीनियर्स की या उसकी बात है कि आप ये देखिए कि आज से 20 साल पहले जो कंट्री का जो ग्रेजुएशन का हमारा मतलब पूल था, उसमें इंजीनियर्स का परसेंटेज कम था। आज वो आपका इनिशियल पूल में ही वो परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है। एक एडवांटेज इंजीनियर्स को शुरुआत जब CSET इंट्रोड्यूस हुआ था, शुरुआत के 2-3 साल जब उसको मार्क्स ऐड होते थे तब मिलता था, वो भी अब नहीं है, वो क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो एज सच ये रीज़न नहीं है कि उनके प्रेफरेंस की वजह से, क्योंकि आई हैव सीन सिविल सर्विसेज में कि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अगर आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल कानपुर का ही आपको बताऊं कि अभी मैं जब से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आई वर्क विद 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यहाँ। उसमें से पहले वाले वो IIT कानपुर से थे, दूसरे वाला टोटली उससे अपोजिट PhD संस्कृत में किए हुए थे, संस्कृत से था, और जो तीसरे अभी करंटली हैं वो भी IIT कानपुर से। तो ऐसा नहीं है कि, और UPSC का मतलब आई कांट से कि अपेरेंटली वो ये करते हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिटी बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो जॉब्स कम है, उसके वजह से कंपटीशन का वाली बात है। तो उस कारण से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ की कंटेंट ऑफ द एग्ज़ाम बट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, कि आप और लोगों से कितना कंपटीशन फेस कर रहे हो, कि जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से कितने % लोग फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं। रीज़न वो हो जाता है। तो मैंने वो सर्विस में देखा कि स्पेशली फॉर ए सर्विस लाइक सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा टेक्निकल कंपिटेंस या वो नहीं चाहिए होता, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम अपनी रेगुलर वर्किंग में बताएं कि जो भी चीज़ नई हो रही है, इन्वेंशन हो रही है, वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, कॉलेजेस में हो रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारा ये है कि सेट पैटर्न है काम करने का, वो चला रहा है, कुछ बीच में नया आता है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इट्स अ वेरी, जो वो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि अगर किसी ने किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी, किसी ने किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका मतलब ये बायस नहीं है कि इंजीनियरिंग बेटर है या कॉमर्स बेटर है। उनका बायस ये है कि इंजीनियरिंग में रहते हुए आपने अपना ऑलराउंड चीज़ें कितनी देखी हैं, और या कॉमर्स में रहते हुए आपने ऑलराउंड चीज़ें कितनी देखी हैं। तो मेरा ये है कि जो भी जिसने ग्रेजुएशन, जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए एडवाइस ये है कि अभी जो आप अपना कोर्स कर रहे हो उसमें बी ट्रू टू दैट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन जब आपने वो कोर्स ज्वाइन किया तब था कि आप ये ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं बता रहा था। अब आपने कर लिया तो आपको उस पर मास्टर बनना पड़ेगा, और आप उस पर मास्टर बन जाओगे तो यू आर एज गुड एज कि किसी और फील्ड का मास्टर होगा उसके लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द UPSC।
उसके लिए मेरा एडवाइस है कि मैं अब इसमें यही बता रहा था कि आप एक बार एफर्ट करके जहाँ पे इंडिया में दो या तीन जो टॉप कोचिंग्स होंगी पॉलिटिकल साइंस की, उनके नाम किताबों के नोट्स नहीं, बट वहाँ पे जो दिल्ली में दो एरियाज़ रहते हैं, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, वहाँ पे उन कोचिंग्स के जो अच्छे हैंड राइटिंग के क्लास नोट्स होंगे वो ले लीजिए। बिकॉज रीज़न वही कि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो वही पढ़ रहे हैं, उससे आगे कोई नहीं पढ़ रहा। तो वो ले लीजिए, फिर अपनी बाकी पढ़ाई अगर आपकी जो भी उसमें बुक्स या सोर्सेज पढ़ते हैं, प्लस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिसमें आपकी नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस का होता है, न्यूज़पेपर्स का होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी कंटेंट मिले अपनी नॉर्मल लाइफ में जो आपका उससे कनेक्ट हो सकता है, वो अपने नोट्स में उसमें जोड़ते जाइए। हाँ। हम्म। नहीं, ये मतलब आप ये आप पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? हाँ। हाँ। अच्छा, बिकॉज आपने पॉइंट आउट किया तो मैं बता दूंगा कि जस्ट टू गिव ए पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपने बताया कि रिहाना वाला इंसिडेंट था, तो अगर आप उसको न्यूज़पेपर में पढ़ो या उसमें पढ़ो तो आपका जो मतलब पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो बता रहा हूँ कि आपसे एग्ज़ाम में आपका मतलब रिहाना या उसको लेके वो फैक्ट्स नहीं पूछेंगे क्या हुआ था, बट उसको लेके जैसे जो अरेस्ट हुए तो वो आपको पूछा जा सकता है कि बेल के लिए क्या रूल्स हैं, या फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है, या अरेस्ट के लिए क्या रूल्स हैं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए क्या है। तो जब आप ये कनेक्ट करने लगोगे कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ या कौन सा इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, देन मतलब आप समझिए कि हाँ, यू आर कंफर्टेबल, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये शुरुआत जब आप 5-6 महीने पढ़ाई करोगे तब वो टाइम है कि जब ये चीज़ आ जानी चाहिए। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं, वो आपने बताया कि आपने वो सब्जेक्ट ले रखा है, तो यही मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कि पहले पेपर के लिए आपके सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। हम्म। नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं है कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सिविल सर्विस में मतलब दशकों से चला आ रहा है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इन दिस केस, बिकॉज अगर जनरल स्टडीज़ की बात नहीं, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात है, तो आपके जो पिछले 8-10 साल के आपको इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है कि जो टॉपर्स वगैरह रहे होंगे आप वो देख लीजिए, उनसे कनेक्ट कर लीजिए, जो उन्होंने लोगों को एडवाइस दी होंगी एक बार देख लीजिएगा। लाइक इन माई केस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एग्ज़ाम बहुत ही कम लोग देते हैं, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि किस तरह का आता है। तो मतलब यूपी कैडर में ही एक है हमसे 2 साल सीनियर, ही हैड गिवन द एग्ज़ाम, अपेयर्ड इन द एग्ज़ाम यूजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया था, तो आई गॉट ए गुड पर्सपेक्टिव कि क्या होना चाहिए। तो बेटर है कि आप वो कर लीजिए। नहीं, आई वोंट से कि आप मतलब उस चीज़ पे जाओ, देखने के लिए आप जा सकते हो। और स्पेशली मैं बताता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग को लेके अच्छा आपने बताया, ध्यान है कि जब आप शुरू करो, स्पेसिफिकली अगर हम सिविल सर्विस की बात करते हैं कि पहले आप प्री की तैयारी करते हो, फिर मेंस की तैयारी करते हो, फिर इंटरव्यू की, तो वो इस वैसा पर्सपेक्टिव मत रखो। आप प्री की तैयारी के साथ ही आप मेंस और इंटरव्यू का सोचते हुए चलो। और मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग का रहता है कि आप रोज़ एक या दो आंसर, आप जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, क्लास में स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया गया, आपको ध्यान है, आप वही क्वेश्चन बना लो कि इसके फीचर्स क्या होंगे, अब वही आंसर लिखो, बट लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी।
दूसरा एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, क्योंकि वो बहुत कम समय रहता है, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपने जैसे देखा कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप स्ट्रेट अवे आंसर लिखने के बजाय आप पहले 30 सेकंड 1 मिनट ये दे लो कि आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करने वाले हो, कि कैसे आप उसको स्टार्ट करने वाले हो, कैसे जो चीज़ पूछी गई उसको बीच में लेके आओगे, कैसे आप कंक्लूड करोगे जो रिलेवेंट हो। एक बार आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उससे होगा ये कि जो 30 सेकंड या 1 मिनट आपने यहाँ बचाए हैं वो आपके मतलब लगाए हैं वो आपके आगे बच जाएंगे। अदरवाइज होगा कि आपने आंसर लिखना शुरू किया, आपने 2 पॉइंट तो लिख दिए, अब आपको लिखा जो तीसरा पॉइंट लिखना है वो तो पहले आना चाहिए था। तो वो स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यूपीएससी में बहुत ही, अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो आप ये देखोगे कोई भी वो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद वो किस तरह का क्वेश्चन पूछना आता है उसके बाद 2 वर्ड में लिखा रहता है, इलस्ट्रेट है, एलुसिडेट है, डिस्कस है, क्रिटिकली एनालाइज है, ये होता है। तो हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब अच्छा हो, लेकिन लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, तो आपको उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं देके आनी है, आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करके आना है, तो अपना आंसर उस हिसाब से स्ट्रक्चर करें। तो ये ज़रूर मेंस राइटिंग के लिए ध्यान रखें। और मेंस इंटरव्यू के लिए जैसे ही आप अभी से शुरू करते हो तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप एक सेपरेट अपनी कॉपी रखो। उसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये करना है कि जो इंटरव्यू में बहुत आसान रहता है कि आप पूरा इंटरव्यू अपना गाइड कर सकते हो। इंटरव्यू में जो आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप बाद में मेंस के बाद देते हो उसके आप वो आपको नहीं जानते, जब आप जाते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने होता है और वो उसको देख के फिर शुरू करते हैं, और फिर एक बार वो शुरू करते हैं फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो रहता यह है कि आप अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी बाद में भराती है उसका आप प्रारूप देख लो, उसको आप अपने हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लो कि आपने इनिशियल पढ़ाई कहाँ से की है, उसका ग्रेजुएशन कहाँ से की है, क्या क्या आपकी हॉबीज़ रही हैं, क्या आपको अवार्ड्स मिले हैं, वो आप भर लो। कई लोग का ये होता है कि हर साल फिर इंटरव्यू में वो जब एक्सपीरियंस है अपना डैफ चेंज करते हैं, चीज़ें कम करते हैं बढ़ाते हैं, कि उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने डैफ में तो लिखी हुई है बट इसके बारे में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप उस हिसाब से देख लीजिए। अब उसमें बड़ा ये है कि अगर आप किसी स्कूल से पढ़े हैं या किसी कॉलेज से पढ़े हैं जिसका यूनिक नाम है या किसी पर्सनालिटी के नाम पे नाम है, तो आपको पता है कि शुरुआत का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वही आने वाला है। या आप किसी ऐसी सिटी से हैं कि जो बहुत किसी चीज़ के लिए फेमस है तो उसका क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत आसान होता है कि ये सारी चीज़ें कि आप शुरू करें और उसको इंटरव्यू गाइड कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ें आती हैं जनरल कि आपका जो उस समय चीज़ें हो रही होंगी सोसाइटी में या कंट्री में, तो उसके बारे में आपका ओपिनियन मांगा जाएगा। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि बहुत ही आपको हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड मतलब प्रोड्यूस अ बैलेंस्ड ओपिनियन। अगर आपका बहुत ही, अगर आपको लगता है कोई बायस्ड ओपिनियन है आपका, तो यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स टू बैक इट। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तीसरा फिर आता है कि आपका जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं कि जो आपने पढ़ाई की हुई है या किसी इंजीनियरिंग की है उसमें कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है वो आप मेंशन करते हो, तो उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे है कि मतलब इंटरव्यू जो कहते हैं ना कि इंटरव्यू तो भाई स्पॉन्टेनियस है, वो है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जितना ज़्यादा आप तैयार करोगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा। आपको बाद में लगता है कि ये लक से काम किया कि हाँ वहाँ इन्होंने ये पूछ लिया, लेकिन लक से नहीं है। वो आप अगर उसको 6 महीने साल 1.5 साल अगर उसको तैयारी कर रहे हो स्ट्रक्चर्ड वे में, तो तब आपको फील होने लगता है कि वो लक से हो रहा है। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि आप ये ना करिए कि हम पहले प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। आपको सिलेक्ट होना है तो आपको इंटरव्यू देना है, तो आप उसी से तैयारी अपनी साथ साथ शुरू करिए। गिवन कि आपका मिनिमम जो आपको प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए चाहिए वो चीज़ होती जा रही है। आंसर राइटिंग आप साथ साथ मेंस की 1 या 2 क्वेश्चन की करते जाएं, एक जनरल स्टडीज़ की करिए, एक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की करिए, और तीसरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते जाइए। हम्म। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आप उसको मतलब अपने माइंड में प्रेजुडिस लेके तैयारी में करेगा, आप ओपन रहेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो एग्जामिनेशन, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर। हमने देखा है कि बहुत ही मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तो बहुत ही एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स के बहुत अपोजिट लोग भी आते हैं, थिंकिंग में भी, अपनी एजुकेशन में भी, या जहाँ रहे हैं चाहे रूरल बैकग्राउंड हो या किसी का अर्बन बैकग्राउंड, बहुत ही डाइवर्सिटी रहती है। तो उससे ये आपको शो करता है कि उनके लिए उसका बायस नहीं है। आपने अगर प्राइवेट से भी किया है तो आप प्राइवेट से करते समय अपने उसके लिए आपने एफर्ट किया है कि नहीं किया, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, वो उस पर वो जा सकते हैं, दैट्स इट। तो उसको लेके कई बार मुझसे मीडियम को लेके लोग पूछते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को लेके लोग पूछते हैं, या रीजनल लैंग्वेज को लेके पूछते हैं। तो रिजल्ट में आपको दिखता है वो सेम बात है कि अगर आप यहाँ देखें, अगर किसी स्टेट सिविल सर्विस का देखेंगे तो वहाँ पे जो वहाँ की लैंग्वेज के होंगे वहाँ के लोग ज़्यादा होंगे। अगर आप कंट्री में अभी देख रहे हैं कि ओवरऑल ही इंग्लिश मीडियम के लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, तो एग्जाम में भी ज़्यादा निकलेंगे। इसलिए ऐसा बायस का नहीं है, रिजल्ट में वो उसी प्रोपोर्शन में आता है। आप कह रहे थे? हाँ।
ओके, यही मैंने बताया, आपको रिजल्ट में देख के लग रहा होगा, लेकिन आप हिंदी है, आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश देना है, मैं आप उससे मत देखोगे कितने लोग इंग्लिश से सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग हिंदी सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप भले ही हिंदी से पढ़ो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश से दीजिए, और आज की तारीख में अगर जब आप एग्जाम दे रहे हो आप हिंदी में कंफर्टेबल, तो उसी दे दीजिए। उसमें उसका एक रीज़न ये भी कि अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि आपने मार्कशीट में आपने हिंदी से पढ़ा है, किसी भी लैंग्वेज से पढ़ा है, वो वही रहेगा। अब अगर आप उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उसी दे दीजिए, उसको अभी चेंज करने की कोशिश मत करिए। बट अगर आप जो बता रहे हैं कि इंग्लिश से आपने दिया, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो उससे दीजिए, फिर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप कहते कुछ? हम्म। उसके लिए जो मैं बता रहा था कि दो, मतलब दो चीज़ें मैं कह रहा था कि एक तो आपके बेसिक नोट्स होने चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हों। दूसरा ये होना चाहिए कि उसके बाद जब आप ओवर एंड अबव दैट आप पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट करेंगे कि सिलेबस से रिलेट हो रहा है, और उस सिलेबस का मैंने नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे उसको चीज़ को लेके जाएंगे थोड़े से फॉर्म में कि हाँ वहीं पे आपके नोट्स इनरिच हो जाएं। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ आप पढ़ के अपने नोट्स में लेके नहीं आ पा रहे हैं, उसको फिर पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। या तो अगर आप जैसे आज आपने कोई आर्टिकल देखा, इकोनॉमिस्ट में देखा या हिंदू में देखा, आप आज उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट या आधा घंटा दे रहे हो, तो आधा घंटा आपका सार्थक तभी होगा कि जब आप उसको छोटा करके अपने नोट्स में कर लें और लास्ट में आप उसको 30 सेकंड में रिवाइज कर सकते हो। तो वो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही बात है, मैं भी उसी बात पे एम्फेसाइज कर रहा था कि बहुत ज़रूरी है कि आप क्या ना पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। आ, उसमें फिर मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए भी आप स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, दैट्स इनफ। उसमें आप चूज़ कर सकते हैं आप किसके साथ कंफर्टेबल है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप, खैर उसकी भी क्वालिटी काफ़ी कम हो गई है, द हिंदू लोग पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट वेरी ब्लैंड, कि नहीं पसंद आता, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो, नो नो इशू। लेकिन एक ही चूज़ करिए, आप 3 या 4 न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली जो बहुत सारी हमारी वीकली है वो मैगजीन्स आती हैं, अगर आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर वो सब कवर करके अपने नोट्स में ले जा रहे हो तो आपको फिर वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, कुरुक्षेत्र और एक और मैगजीन होती थी, योजना। कुरुक्षेत्र तो नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, योजना के लिए मैं ये कहूँगा कि आप योजना की अब क्या वीकली आती है, फोर्टनाइटली आती है वो, अब मंथली आती है। हाँ, तो हर मंथ की पढ़ने के बजाय अब आप ये देख लो कि पिछले 4, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, पिछले 4-5 साल में योजना के कितने एडिशन आए हुए हैं। जो योजना का एडिशन आपके किसी सिलेबस के सब्जेक्ट पे है, वो आप बस योजना डाउनलोड कर लो। कि आपने देखा कि आप जैसे कि मुझे याद है कि सिलेबस तो उसका चेंज नहीं हुआ है, तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है, तो योजना डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक पे जो है होगी वो आप रख लो। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सिलेबस का टॉपिक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन पे योजना आई हुई है, आप वो रख लो। तो सिर्फ वो, मतलब जो मेरा सोर्स थे पढ़ाई के, तो एक न्यूज़पेपर था, और योजना के जो इस तरह के थे वो थे, बाकी और मैगजीन्स या नहीं थे। ये भी बहुत सारी कोचिंग या क्लास होते कि हर महीने की करंट अफेयर, 15 दिन की करंट अफेयर निकालते थे। अगर आप न्यूज़पेपर पूरा कवर कर रहे हो, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले 2-3 महीने में आप देख लो कि अगर आप 100% न्यूज़पेपर कवर करो, उसके बाद भी अगर आप वो पलट रहे हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो उसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। अगर वो 5-10-20% तक भी एक्स्ट्रा मिले तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर वो बहुत ही एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। आपको जो जनरल इंडिया को या उन लोगों को पता है, वो आपको पता है न्यूज़पेपर पढ़ के, तो उतने तक लिमिट रखो। फोकस अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे और आंसर राइटिंग पे, जीएस हो उसका, उस पर। सिविल सर्विस में क्या है कि आपने ऐसे ये चीज़ डिसाइड हो गई कि आपका एक बन गया कि आपको ये पढ़ना है। अब आप जितनी बार 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 इसी चीज़ को पढ़ोगे वो बेटर है, ना कि आप बार 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 अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हम्म। इंडिया ईयर बुक आई वुड सजेस्ट कि बहुत मतलब जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उसके लिए आप कर सकते हो। आपको मतलब एंड टू एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जाम में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा दे आर नॉट, प्री में हो सकता है बट मेंस के लिए दे आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि आपको ये फैक्ट्स चाहिए या वो चाहिए। आपको बेसिकली जो भी इश्यूज हैं आपके किसी भी चीज़ के, जैसे अगर हम गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उस पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और एक इससे अलग हट के बात,
कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको लगे कि मोरली और एथिकली आप उसको जज करोगे ये सही है नहीं है, बट जो उसकी लीगल पोजीशन है हो सकता है वो उससे एकदम अपोजिट हो। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपके आंसर्स में जो हमारे इंडिया का मतलब जब देश बना तो उसके बाद जो रिपब्लिक हम घोषित हुए, संविधान बना, तो हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर है, जो लीगल स्ट्रक्चर है, वो उसके बेसिस पे है। कोई और लॉज हो सकते हैं या आपकी कोई और सोच हो सकती है, वो वहाँ पे नहीं चलेगी। जो आपका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है यही चलेगा। तो कई बार इंटरव्यूज़ में या एग्जाम में आप आंसर लिखते वक्त आप एक साइड उसको मोरली एथिकली वो चले जाओगे, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि उसका लीगल स्टेटस क्या है। कोई चीज़ हो सकती है कि हाँ सोसाइटी में मोरली खराब हो बट लीगली सही हो, तो वो लीगली सही रहेगी। जी। मैं बता करीब लगभग 5 लोग रहते हैं। जो इनिशियल जो आपके जो चेयरमैन रहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके वो रहती है। जो यूपीएससी के मेंबर्स रहते हैं वो हर एक जो बोर्ड बनता है उसके एक उसमें एक चेयरमैन वो रहता है। उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक इंटरव्यू दिया है और सिविल सर्विसेज के 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो इंटरव्यू शुरू होता है जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं, और वो आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से ही करते हैं। इधर आपकी जो आपने कोई जॉब की हो या जो पढ़ाई की हो या आपने कहीं का स्कूल कॉलेज या वो नाम लिखा हो उससे शुरू करते हैं, वो शुरू होता है। उसके बाद कोई ना कोई रहता है कि जो आपका टेक्निकल पढ़ाई का बैकग्राउंड रहता है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। एक रहते हैं जो आपका नॉर्मल एचआर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये सर्विस क्यों ज्वाइन करने चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। इसी और आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या था कि क्या क्वेश्चन को लेके था, क्या बता। हाँ, हाँ, फिर वो पूछेंगे करंट से, लेकिन आपके व्यूज स्टैटिक पूछेंगे। मत हाँ, मतलब कि जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था कि वो अगर किसी स्टेट और सेंटर के बीच में किसी इशू में वो चल रहा है तो पूछेंगे कि ये इशू आज की तारीख में चल रहा है, ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट आपका करंट हो जाएगा, बट ट्रेडिशनली फार्म लॉज हमारे क्या रहे हैं, क्वेश्चन वो पूछेंगे। एंड बहुत इंटरव्यू में कई बार ये होता है कि स्पेशली जैसे कि वो जोक नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें उत्तर देने की आदत होती है, तो अ, तो उस पर मत जाइए। इट्स वेरी मतलब अगर पोलाइट वे में अगर आपको नहीं पता है तो दैट इज़ मच बेटर। कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई लोग जो सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए, मेरी बात हुई उनसे, तो उनका ये कहना है कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उन्होंने मना कर दिया, नहीं आता। बट होगा ये कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो दे आर वेरी स्मार्ट, वो उससे आप आगे पूछेंगे, आप और गलत दोगे, अगर वो आपके 4-5 मिनट जो भी टाइम है वो आपने अपना लॉस कर दिया। इंटरव्यू में प्रिंसिपल ये होता है कि जब 300 अगर नंबर का इंटरव्यू है, अभी जो भी होता हो 200 275 का, हाँ, तो जब आप ये मान के चलो जब आप इंटरव्यू रूम में गए हो तो आपके पास 275 नंबर है, ठीक है। आपको जो अच्छा बताना है वो बताना, वो नॉर्मल करना है, आपके 275 नंबर इंटैक्ट रहेंगे। जो आप गलत या खराब बताओगे उससे नंबर कम होते हैं, पढ़ने शुरू नहीं होते, इस पैटर्न पे उनका मार्किंग रहती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ना बताइए। प्लस बहुत ही मतलब ये तो खैर प्रैक्टिस से रहेगा कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, बट अपना ये रखिए कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आप जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप 20-25-30 सेकंड अपना लो आंसर सोचने का लो, और बहुत ही धीमे धीमे अपने आराम से आंसर दो। रीज़न उससे ये होगा कि एक तो आप अपने थॉट्स कोलैट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ बताना, दूसरा आप ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे कि अगला क्वेश्चन वो क्या पूछने वाले हैं। या कई बार ये रहता है कि जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, आपने उसके बारे में जितना आता है सब बता दिया, जितना उन्होंने पूछा आप उतना ही रखिए, तो उससे आपका स्कोप रहेगा कि उससे वो फर्दर जब आगे पूछेंगे तब फिर आप आगे बढ़ोगे, तो फिर ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। और कोई उसमें डिपेंड ये करता है कि अदर स्टेट का पहले तो उनकी सीट्स उन्होंने कैसे फिक्स कर रखी हैं कि वहाँ की डोमिसाइल के लिए और बाहर की डोमिसाइल के लिए वही रहता है। अगर सबके लिए ओपन है तो मैं कह नहीं सकता कि किसी स्टेट में कोई बायस है या नहीं है, वो पता नहीं। अदरवाइज अगर उन्होंने फिक्स कर रखा है तो आपको वही पूल है, अगर आप 20% बाहर के लोगों के लिए है तो उसी से आपको कम्पीट करना है। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए। क्योंकि करंट अफेयर की मैगजीन में क्या रहेगा कि वो आपको कोई टॉपिक होगा, उसको निचोड़ करके वो आप उसको आधे पेज में बता देंगे। बट न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप खुद कर लोगे। जैसे मैंने कहा कि आप जब न्यूज़पेपर शुरू करो तो आप पहले 2-3 महीने साथ में वो देख लो, आप मैगजीन देख लो। क्योंकि
सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आपको मतलब समय देना है, उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है, वो है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लगा के कुछ इन्वेंट करनी है चीज़ें। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि जैसे नॉर्मली अगर आपने कोई एक पेज पढ़ा, अगर कहानी पढ़ी और उसको आपको 2 लाइन में समराइज़ करना हो, तो आपसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए। तो आप वही करिए कि न्यूज़पेपर, जो मेरा सजेशन है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने, मैगजीन पढ़ने के बजाय आप एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए। ये देखने के लिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप साथ में शुरुआत के 2 3 4 महीने मैगजीन्स को भी देख सकते हैं। राज्यसभा टीवी मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से मत देखिए, हेल्पफुल बहुत रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या क्या चीज़ें, तो राज्यसभा टीवी की क्वालिटी अच्छी है कि देख सकते हैं। हाँ, क्या चीज़? नहीं, राज्यसभा टीवी का मतलब एक तो वो आपकी जो संसद की कार्रवाई आती है उसके अलावा, लेकिन वो जो डिस्कशंस वगैरह रखते हैं वो, अच्छा ये वाली भी चीज़। और जो मैंने मैगजीन का अभी आपको योजना का बताया, उसका वापस उस पर जाऊंगा कि योजना में रहता ये है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई योजना आई, तो उस पर 10 आर्टिकल होंगे, ठीक है। तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि वो आर्टिकल्स बहुत ही वेट होने के बाद छपते हैं, तो उस टॉपिक को लेके हमारी गवर्नमेंट का या इंटरनेशनल एजेंसीज का या सिविल सोसाइटी का क्या एक एक्सेप्टेड व्यू है, वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई और फैक्ट आपको मिले जो उसके कॉन्ट्रेरी हो, अलग बात है, लेकिन एक किसी भी टॉपिक को लेके जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किसके रोल होने चाहिए, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है वो आपको पता चल जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्पांस कैसा होना चाहिए कि एटलीस्ट गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि ऐसा रिस्पांस होना चाहिए, आपका और बेटर आइडिया, अच्छी बात है, तो वो चीज़ पता चल जाएगी। इसी तरह जो अभी आप कहते हैं कि सोर्स कैसे होने चाहिए, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी आप टीवी डिबेट देखते हो कि अगर वो अनबायस्ड तरीके से फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं और जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उस पर बात कर रहे हैं, तब तो वो सोर्स अच्छा है। बट अगर वो उसको इमोशनल, मोरल, एथिकल उस पर बात कर रहे हैं, तो वो आपके काम का नहीं है। राज्यसभा टीवी अगर आपको समय मिलता है, मतलब ड्यूरेशन, मतलब इस प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में समय मिलता है, तो किसी और चैनल को देखने की वजह, तो मैं सजेस्ट करूंगा राज्यसभा टीवी देखिए। समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई मत देखिए। हाँ, जो पहला क्वेश्चन था आपके, टेस्ट सीरीज़, हाँ आप ज्वाइन करिए, जो आपका प्री हो जाए तब आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। और उसमें ये ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज़ में आप कैसा भी परफॉर्म करें, खराब भी परफॉर्म करें, डजेंट मैटर। टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि जब तक आप एग्ज़ाम 3 महीने बाद देने जा रहे हो, तब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। और कोई पर्पज़ लेके मत चलिएगा, उसमें आप खराब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, पेपर पूरा कर ले रहे हो, अपने हिसाब से आप सही कर ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड बात रहेगी कहाँ की करनी चाहिए, वो तो मैं इसलिए आपको कोई डेफिनेट सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने 6 7 साल पहले एग्जाम दिया था। तब मैंने, हाँ ये बता सकता हूँ, तब मैंने विजन IAS की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। आज के टाइम में कौन सी, क्योंकि इसमें बहुत ही डायनेमिक मार्केट है, कौन सी एजेंसी या कोचिंग उसमें अच्छी चल रही है, वो आपको देखना पड़ेगा खुद से। एनीवन एल्स? हाँ प्लीज़, बैठे रहिए प्लीज। हाँ, हम बता कि देखिए, हमारे लिए तो बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। हमें तो जो लीगल है, ब्लैक एंड वाइट है, उस पर लेके चलना है, ठीक है। अब देखना यह है कि बिकॉज हमारी सर्विस में हमें देख के लॉ एंड ऑर्डर या उसकी भी सिचुएशन देखनी पड़ती है, तो उसको चलते हुए हमें बाकी चीज़ों को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। बट एज ए पर्सन, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वो आपसे ओपन एंडेड पूछ सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जो आपकी लीगल हमारी पोजीशन है, आप उसी पे स्टिक करें, क्योंकि आपके हमारी जो मान्यताएं हैं, ट्रेडिशनल कल्चर है, ये बहुत ही डाइवर्स है और कुछ कोडिफाइड नहीं है। इसीलिए उसी मतलब उसके एलिमेंट्स को उतारते हुए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके आधार पे हम चले। तो जहाँ पे आपके पास आंसर मिल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही करना है। आपका व्यू कुछ और हो सकता है, लाइक मतलब इट्स ए कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन मतलब इफ आई स्पीक ऑन राम मंदिर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था कि मतलब जो सर्विस में लोग रहते हैं, वो लोग पब्लिकली कोई चीज़ नहीं बोलेंगे।
तो आई वुड टेल कि एक आई नो अ पर्सन जिससे इंटरव्यू में इस चीज़ के बारे में पूछा गया, तो उसने आंसर बताया कि हाँ, मतलब कि बेसिकली राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, इट वाज अ सिविल डिस्प्यूट, लैंड को लेकर डिस्प्यूट था। फाइनल जाते 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 आपका जो सिविल कोर्ट से अयोध्या के सिविल कोर्ट से इशू शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो उसी तरह सॉल्व हुआ। तो आपको लीगल पोजीशन तो वही लेनी पड़ेगी। उनका जो आंसर था, उन्होंने उसमें आंसर में ऐड करते हुए कहा क्योंकि बिकॉज आप मतलब 5-10 एकड़ की ज़मीन को लेके जितना इशू बनते बनते वो फ्लेयर अप हो गया है, इट्स बेटर कि आप किसी के भी फेवर में डिसाइड कर दो, लेकिन वंस एंड फॉर डिसाइड कर दो वो इशू। तो जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल कि जैसे उन्होंने ये भी बोला, तो इट्स नॉट अगर आपका जेन्युइन कोई मतलब वो है तो आप बोल सकते हो वहाँ पे, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपको पाथ मिल रहा है किसी लीगल आंसर देने का तो आप वही दीजिए। सब्जेक्ट आई डोंट नो कि यहाँ पर अभी वहाँ से आप कहाँ से yes, ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कोई बता सकता है यहाँ पे कि आप लोग कहाँ कांटेक्ट करेंगे? जी आप ये आप अभी मतलब सेशंस में जो चल रहे हैं उसमें पूछ रहे हो या उसके बाद क्या पूछ रहे हो? हाँ, आफ्टर दैट इस क्या सिस्टम रखा है कि बाद में अगर ये लोग किसी कांटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए? हाँ। हम्म। हाँ, तो उसके लिए तो ये तो आपका मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको डाउट आ रहा है तो क्या करें, अगर आप रेगुलर किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो उससे कर सकते हो। अदरवाइज जो ओपन चैनल्स रहते हैं इसके आप उस पर क्वेश्चन पोस्ट करके जो अन अकेडमी है या मृणाल है या इस तरह के और भी जो लोग इस समय चला रहे होंगे उन पे आप पोस्ट करके ले सकते हो। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई स्पीकर आता है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो बाद में। बट आई वुड प्रिफर कि किसी और से लेने का जो आज की तारीख में उस फील्ड में पढ़ा रहा है इसको सब्जेक्ट को, आप उनसे ही पता करिए, चाहे वो उनको ईमेल करिए या फिर उनके जो भी प्लेटफॉर्म हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस पर क्वेश्चन डालिए, लेकिन वहाँ से वो करिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप कहाँ से मतलब किसी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या फिर आप जनरल मटेरियल सर्च कर रहे हो? हाँ। ये कहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं समझा नहीं। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? हाँ ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इनफैक्ट आई विल कम्युनिकेट इट टू, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर सर के उस डायरेक्शन में हो रहा है। आई वुड कम्युनिकेट देम टू कि कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जिससे आपका वीकली या फोर्टनाइटली जो भी इश्यूज पाइलअप हो उसको हम हटा सकें। ठीक है, वो मैं बोल दूंगा। अभी आपका कब तक है ये सेशंस? नहीं, अभी तो ये है कि इनिशियली आपको एक जनरल जो करियर को लेके या वो है वो क्लासेस हो रही हैं। जब आपकी ये सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी देन दे वुड डेफिनेटली हैव ए मैकेनिज्म कि जहाँ पर आप उसको क्लियर कर सको, आई बिलीव। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, आई डोंट हैव ए डेफिनेट आंसर टू दैट। मैं इनको बता के, अभी आप लोग के सेशन कब तक हैं ये वाले? हाँ, नो आइडिया। नहीं तो कल को आपको इसके बाद कोई सेशन है आपका? कल है? कल क्लास है यहीं पे आके, ऑनलाइन क्लास है? ठीक है, तो हम ये बता देंगे कि हम जहाँ से मतलब इस योजना गवर्न हो रही होगी, आई वुड आस्क देम कि आपको जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है कि इसका आगे क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, बिकॉज आई थॉट कि वो इनिशियल उसमें बताना चाहिए था। तो वो आपको बता देंगे जब भी आपकी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कि आगे क्या रहने वाला है। ठीक है। हाँ, आप तो अभी तो खैर ये जो योजना की गई थी वो इसी सोच के साथ की गई थी कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से की गई थी। अभी आपकी टाइमिंग क्या रहती है जॉब की? पूरा टाइम रहती है? तो यहाँ तो क्लासेस रहेंगी, तो मतलब आपको तो ये होगा कि इनिशियल जो सेशन है उसका आप फ़ायदा लीजिए, बाकी आपको ऑनलाइन ही वो करना पड़ेगा। ये हम पॉइंट रख देंगे कि क्योंकि इसमें भी ये पहली बार ही शुरू हुआ है,
जो यहाँ पे पोस्टेड हैं IAS IPS ऑफिसर, उनको बोला गया है कि जाके बताने के लिए। हम वापस पॉइंट रख देंगे कि ये पॉइंट भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि कैसे वर्किंग लोग भी इसको फ़ायदा ले सकें। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी जब क्लासेस जो आप लोग की शुरू होनी है वो यहाँ पर फिजिकली होनी है या ऑनलाइन होनी है? फिजिकली नहीं। तो हम ये सजेशन दे सकते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर रखी जाए, जो बाद में आप जैसे आप जो लोग क्लास नहीं आ सकते हैं वो लोग उसको यूज़ कर सकें। हाँ बताइए। हाँ नहीं, आपका जो मतलब ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लेके या क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेंगे वो रहेंगे, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर मैं वो कहूँगा, उनसे कहूँगा वो बता सके तो बता दे, अदरवाइज ये सारी चीज़ें पूछ के बता दी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब आई एम नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस स्कीम। जो मैंने बताया था कि हमने स्ट्रक्चर की थी 3 चीज़ें में, जनरल करियर एडवाइस, स्पेसिफिक करियर एडवाइस और आपकी क्वेरीज, उन दोनों चीज़ों को लेके। तो और कोई इसमें? मॉक इंटरव्यू, आई वुड से कि मॉक इंटरव्यू का सिर्फ सोल पर्पज़ ये है कि आप इंटरव्यू देने के बाद खुद को देख सको कि हाउ यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ इन दैट सिनेरियो। तो अगर आप एक मॉक इंटरव्यू दो, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख लो और आप देख लोगे कि आप को जब मतलब क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो, उनकी तरफ कैसे देख रहे हो, या जब आप आंसर बताना शुरू कर रहे हो तो पहले जल्दी जल्दी बता रहे हो फिर आप सोचने लगे हो, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आपको वो सब सही करना है कि बैलेंस्ड वे में काम होके देना है। वो क्वेश्चन पूछा है आपको विदाउट इमोशन नहीं वो करना है। अगर आपको जो वो बात कह रहे हैं उसके आप फेवर में हो तो आप मतलब ये शो नहीं करना है, या फिर उसके अगेंस्ट हो तो ये शो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप मॉक इंटरव्यू देते हो उसकी रिकॉर्डिंग देख के। मॉक मॉक इंटरव्यू का दूसरा अल्टरनेट है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और अपने घर पे खुद से ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके देखो कैसे। मतलब मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ का ये रहता है कि अगर आपने पहला मॉक इंटरव्यू दिया उसके आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें हमने कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंटेंट इज अनदर इशू, कि आप कैसे उसका आंसर दे रहे हो, कैसे वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो। और फिर आपने दूसरा दिया, तीसरा दिया, अगर आप उसको लेकिन मॉक इंटरव्यू 3 या 4 देने के बाद वो अपना जो तरीका है आंसर देने का वो चेंज नहीं कर रहे हो या सुधार नहीं रहे हो, दैन तो आप पहला मॉक इंटरव्यू दो या 4 दो या 10 दो, कोई मतलब नहीं है। मॉक इंटरव्यू का पर्पज़ यही है कि आप एक बार खुद को देख सको, जैसे कि बाकी लोग वो 5 लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको उस समय देख रहे हैं, बाद में आप देख के एनालाइज कर सको और आप खुद ही सोचोगे कि ऐसे नहीं, मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था। किसका इंटरव्यू को लेके या हाँ तो हाँ, जो ये था कि जो जनरल स्टडीज़ का था, मैंने करीब 6-7 महीने की वाजीराम में क्लासेस की थी। तो क्लासेस उस समय मैंने रोज़ की थी और क्लासेस के नोट्स सही से बनाए थे। और ड्यूरिंग दी जब तक वो चल रही थी साथ साथ ही उसको मतलब कि गए, अगर आज पहले दिन क्लास हुई, गए तो बड़ा आसान है, 1 दिन का रिवाइज़ करना कर लिया, फिर दूसरे दिन गए तो 2 दिन का रिवाइज़ किया। जब एक बार 10-15-20 दिन हो गए तो आपको मुश्किल पड़ता है। तो उसमें ये किया कि आपने पहले 7 जो क्लासेस हुई थी वो एक टॉपिक कवर कर रही थी, उसका लेके शुरुआत के 1 पेज में छोटे से नोट्स बना दिए कि ये तरीके से दिया है। तो अगली बार जब उस टॉपिक को रिवाइज़ किया तो शुरुआत का बस वो 1 पेज रिवाइज़ किया और उस टॉपिक के जो 20 पेज हैं उस पर आए तो उसको जल्दी जल्दी पलटा कि हाँ ये मैं सोच चुका हूँ, याद रह चुका। तो जो आपने शुरुआत का टॉपिक पढ़ा होगा वो आखिर तक जाते हैं आप 50-60-100 बार रिवाइज़ कर लोगे। जो लास्ट का टॉपिक पढ़ा होगा कम करोगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, एग्जाम के 1 दिन पहले हो जाएगा। तो जनरल स्टडीज़ के लिए बेसिक ये रखा था कि बेसिक नोट्स बनाए थे, उसको फॉलो किया था। दूसरा ये किया था कि जब क्लासेस ख़त्म हो गई उसके बाद जो भी मैं न्यूज़पेपर से पढ़ रहा था हर एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक रख ली थी। उसमें ऐसे ही जैसे कि हिस्ट्री के लिए बहुत छोटी सी बुक आती है स्पेक्ट्रम की, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आती है, इस तरह की अब मैंने पढ़ा, जैसे किताब पढ़ी उसको कहानी की तरह पढ़ा कि हाँ ये टॉपिक तो मेरे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो वहीं जाके उसको ऐड कर लिया। पहले पेज पे नहीं, मेन नोट्स में। तो वो आपके नोट्स एनरिच होते गए, वो आपका बन गया कि अगर आपको लास्ट टाइम अगर बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है, तो ये नोट्स हो जाएंगे। न्यूज़पेपर को लेके जैसा कि मैंने बताया कि न्यूज़पेपर पहले मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया था तो न्यूज़पेपर जब पढ़ता था तो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते थे। उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आप शुरुआत के 2-3 महीने करिए। आपको ये होगा कि जैसे पहले दिन आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएंगे तो आप 4 पेज के बनाएंगे, पहले महीने ऐसा चलेगा। तीसरे चौथे महीने आते आते तक आप न्यूज़पेपर के आधे पेज के नोट्स बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे।
तब आप बंद कर सकते हैं कि अब आपको पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, और उसका नोट्स, उसके बाद आप नोट्स बनाने बंद कर दीजिए। ये देख लीजिए कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक दिख रहा है जो सिलेबस से रिलेटेड है, वहीं पे जाके उसकी कोई डिटेल लिख लीजिए। जैसे कहीं पे जहाँ पे आपने पॉलिटी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई इवेंट दिख गया, तो आंसर में तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल है वही लिखने हैं, लेकिन आप वहाँ जाके उसको 2 वर्ड में लिख लो कि ये इस तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था, जिससे जब आप आंसर करोगे तो उसमें आप इलस्ट्रेट भी कर सकते हो। तो ये तो जनरल स्टडीज़ को लेके हो गया, साथ साथ एक एक आंसर आप प्रैक्टिस करते रहिए। सब्जेक्ट को लेके ये था कि क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, तो एक तो वो मतलब हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट था, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो उसका ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। पिछले 10 15 20 साल के पेपर लगा लेने हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग में ये होता था कि आप 3 एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस, तीनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है, तो तीनों कर लिए। कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे साइंस सब्जेक्ट होते हैं, उसके फॉरेस्ट सर्विस में आता है और सिविल सर्विस में आता है, तो वो कर लिए। फिर इकोनॉमिक्स वगैरह हो सकता है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस में आता है। तो जो भी इस तरह के यूपीएससी के एग्जाम है जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम लेते होंगे, उसके 10 15 20 साल के पेपर लगा लीजिए, या फिर एटलीस्ट वहाँ तक जहाँ तक सिलेबस चेंज हुआ हो। तो वो शुरुआत में एक ही आंसर करते हुए चलिए, लास्ट में आके आप पूरे मतलब 3 घंटे का पेपर लगाने का ट्राई करिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो इंडिया की अच्छी बात है कि हम मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है, कितने अभी 115-20 के आसपास अमेंडमेंट होंगे बस, 140 हो गए अब, ठीक है। हाँ 104, 104 ना, हाँ तो वन, और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? हाँ ये किसान बिल वाले में ना, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया था इसमें? हाँ 370 हुआ था ना, ठीक। तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि आप ये सोचो कि रोज़ अपडेट हो रहा है, और 370 तो जो अमेंडमेंट हुआ है एनीवेज इट्स अ वेरी बिग इशू, आप उसको पढ़ोगे ही, ठीक। और बताइए। होना है इनका, चलिए हम ख़त्म करते हैं बस। रेफरेंस बुक हाँ कोई एक रखिए जो भी स्टैंडर्ड, और उसमें ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक्स या वाई, जो भी आज की तारीख में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मतलब सिनेरियो, उसमें जो भी एक स्टैंडर्ड बुक लोग प्रेफर कर रहे हो वो देख लीजिए। अब बताइए। नहीं ये आप सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए पूछ रहे हैं? जीएस के लिए, अब जीएस के लिए जो आपका बेसिक रहेगा वो आपके क्लास नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स रहेंगे यहाँ के रहें, और जो मैंने सजेस्ट किया है कि आप जो भी किसी स्टैंडर्ड कोचिंग हो वहाँ के नोट्स ले आएँ। वो चाहे तो ये है कि आप ये देख लें कि जैसे यहाँ पे पढ़ाई आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अगर किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स ले आते हैं तो आप उसी को अपने पास क्लास में रखिए। जब आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप वो नोट्स खोल के रखिए, उसी में लिखते जाइए, उसी में पेज अटैच करते जाइए, तो वो बेटर रहेगा। हम्म। वाजीराम के नोट्स हैं और एनसीईआरटी का क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी को, वैसे पहले तो ये कहा जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन आप नोट्स पढ़िए, नोट्स रखिए। एनसीईआरटी को आप एज ए वैसी ही रेफरेंस बुक रखिए कि अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपके नोट्स में नहीं है, एनसीईआरटी में है, वो पढ़ के आप उसमें उतार लीजिए। आप जैसे आपने बताया कि अभी एक सेशन शायद आपका और है, एंड तो अभी आई लीव नाउ, एंड जो भी बातें हुई मतलब इवन एट द एंड आई लीव यू विथ ये कि हमने बातें सिविल सर्विस या उसकी की हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि सिविल सर्विस या उसमें, या कल आप सेशन में यहाँ पे तभी आइए कि जब आपने सोच लिया कि यही करना है और इसके अलावा और कुछ करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आपको सोचना है कि आपको पेंटर बनना है, डांसर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, या आगे पढ़ाई करनी है, वो सारे ऑप्शन है, तो उस पर भी सोच लीजिए, तो उसको करिए। तो लास्ट में यही कह के कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एज अभी 20 25 30 इस 25 तक के एज ग्रुप में आप 20 22 साल के होंगे, जो नॉर्मल अगर हम मतलब अपने गवर्नमेंट का भी वर्किंग वो माने 60 साल की एज तक होता है, तो आपको 30 35 40 साल तक काम करना है अगर आप इस सिस्टम में आएंगे। अगर आने के बाद आपको लगा कि नहीं अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तब फिर आपके पास एग्जिट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगेन लास्ट में आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना जो कॉलेज का या पढ़ाई के टाइम में इसको एंजॉय करिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिए।
आपकी एज के लोग भले ये ना बताते हो, हमारी एज के लोग ये बताएंगे कि इन द लॉन्ग टर्म इट वर्क्स आउट फॉर एवरीवन। तो आपको परेशान होने की ये ज़रूरत नहीं है कि सोच के कि ये आज क्या होगा कल क्या होगा। आपको 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं करनी है, पूरी लाइफ की प्लानिंग करनी है, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर एवरीवन। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, आप कर सकते हो आगे बिना बोरियत होकर, उसको चुनिए। थैंक यू।